अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत के बाद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हॉर्स ट्रेडिंग और लुटाखरेसी के इल्जामात का सिलसिला जारी है। अब इस वक्त पंजाब की जो वजारत आला का मामला है, ये इस वक्त बहुत संगीन मामला बन चुका है। कौन ये वजारत आला की सीट जो है वो संभाल पाएगा, ये कितना तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, कितना तगड़ा मुतवक्के मुकाबला ये हो सकता है, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के एमपीएस की जानिब से धमकी आमेज कॉल्स आ रही हैं उन एमपीएस को, इनमें कितनी हकीकत है। आज एक और रुकने पंजाब असम्बली को धमकी आमेज कॉल जो है वो मौसूल भी हुई है और उनकी जानिब से कहा गया है कि उनको पैसों की लालच दी जा रही है और उसी के साथ उनको धमकियां भी मिल रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर राना सल्लल्लाहु साहब ये कह रहे हैं कि कल तहरीक इंसाफ के 5 नहीं बल्कि 50 एमपीएस, नाजरीन 50 एमपीएस ज़मीर की आवाज पर हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट दे सकते हैं। ये इतना बड़ा दावा जो राना सल्लल्लाहु साहब कर रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है। और उसके साथ साथ बात करने जा रहे हैं साबिक डीजी आईबी आफ्ताब सुल्तान 3 साल के लिए चेयरमैन नैब जो है वो तैनात हो चुके हैं। इस पर भी बहुत सारे लोग सवालात उठा रहे हैं कि ये तैनाती क्या सियासी तैनाती तो नहीं है और कितनी भारी पड़ सकती है नून लीग को, इस पर भी हम बात करने जाएंगे। और उसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से आलमी मंजरनामे पर इस वक्त क्या हो रहा है। आलमी ताकत और आलमी जो ताकतें हैं उनके जो सरबराहान हैं वो गैर मामूली दौरों पर हैं। अगर हम बात करें प्यूटन की उर्दगान की उन्होंने दौरा ईरान किया है, उसका क्या मकसद है। और उसके साथ साथ जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडेन, उन्होंने दौरा सऊदी अरब किया है, वो कितना अहम रहा और उसमें कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी तरदीद सऊदी अरब की जानिब से आई है, उस पर भी बात करेंगे। और बात करने जाएंगे जो आलमी मंजरनामा है उस पर पाकिस्तान की रेलिवेंस कुछ टाइम पहले हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा हो रही थी, खासकर जब अफगानिस्तान का मामला चल रहा था। तो उस वक्त अगर हम पाकिस्तान की रेलिवेंस की बात करें, पाकिस्तान का जो एक इमेज था उस वक्त वो टोटली डिफरेंट था। इस वक्त हम इररिलेवेंस पाकिस्तान की आलमी मंजरनामे पर देख रहे हैं और जिस तरह से क्रेडिट दिया जाता था पाकिस्तान को, वो क्रेडिट कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। और इस वक्त इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे जो आलमी मंजरनामे के ऊपर जो पाकिस्तान का इस वक्त स्टेटस है वो कितना है। G20 ममालिक क्या सोच रहे हैं, किस तरह से वन बेल्ट वन रोड का जो मंसूबा है उसके मुतबादिल जो मंसूबा एक लाया जा रहा है, इसको काउंटर करने के लिए, उस पर भी हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे होंगे। और इसके साथ नाज़रीन हम बात करेंगे जो आलमी मंजरनामा है इस पर इस वक्त मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, ईरान की बात की जाए, रूस की बात की जाए, टर्की की बात की जाए, इनके सरबराहान की जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें शाम का जो तनाज़ा है उसको भी डिस्कस किया जा रहा है। उसका भी जो सियासी हल है उसको निकालने के लिए पुरजोर इस वक्त जो है वो हिमायत की जा रही है। तो उस पर ही बात करेंगे कि अचानक से जो शाम का मामला है उसको एकदम से क्यों न्यूज़ में जो है वो लाया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ तो हम प्रोग्राम में अभी टाइम है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, 1 बाय 1 टॉपिक से बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त जो पंजाब की वजारत आला का मामला है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत तो हुई है और एक्सपेक्टेड भी था कि अक्सरियत हासिल करने के बाद बहुत इजीली वो अपना सीएम जो है वो ला सकते हैं। लेकिन अचानक से हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में परेशानी नजर आई और हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। और ये भी ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी है उसको धमकी आमेज कॉल्स आ रही हैं, उनको पैसों की ऑफर की जा रही है। सही तमाम सिचुएशन कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखिए, ये चीज तो दोनों तरफ से कही जा रही है, दोनों तरफ ही जिसे कहना चाहिए बोलियां लग रही हैं, दोनों तरफ से लोग खींचे जा रहे हैं। ताहम एक साइड पे अगर जाएं तो वो जमीर जागता है, जबकि दूसरी साइड पे जाएं तो हॉर्स ट्रेडिंग होती है। ये एक सिलसिला है जो जारी है। दोनों पार्टियां एक ही वक्त में क्लेम कर रही हैं। एक पार्टी कहती है कि हमने दूसरे की विकेट गिरा दी है, दूसरी पार्टी कहती है कि जनाब उनका जो है उनका भी जमीर जाग गया है।
इस वक्त एक रनिंग कमेंट्री है, अगर हम कर पाए तो, कि वो पार्टी उठा के अभी लेटेस्ट जो थी आपके प्रोग्राम में बैठने से पहले, वो ज़हीम कादरी साहब की जो बेगम है, उज़्मा ज़हीम कादरी, वो एमपीए हैं रिजर्व सीट से सूबाई असम्बली की। और ज़हीम भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको कोरोना है, और अगर वो हुआ जो कोर्ट इन कोर्ट, तो वो जाएंगी और पार्टी के लिए वोट भी करेंगी। अब अगर वो उठने के काबिल हुई तो वो जाएंगी और पार्टी के लिए वोट भी करेंगी, लेकिन सोशल ठीक है। मीडिया पे वो 15 करोड़ से 50 करोड़ का इल्जाम भी लग गया उनके ऊपर। तो ये एक सूरत हाल ऐसी है, मतलब कि इस वक्त जिस पे रनिंग कमेंट्री हो सकती है, और दोनों साइड जो हैं वो कामयाबी की दावेदार हैं अब तक। अगर मैं मुझसे अब जाती असेसमेंट पूछें तो मेरा तो ख्याल ये है कि अभी तक जो मेरी जाती असेसमेंट है वो तो यही है कि परवेज इलाही साहब कल जो है वो कामयाब हो जाएंगे। ठीक आगे है। कल तक क्या होता है मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा इल्म नहीं। रिजवान साहब, कहिएगा आपको ये मुकाबला तगड़ा दिखाई होता दे रहा है या नहीं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है उनके कैंप में सब परेशानी है, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ही सीएम रहेंगे और हम इस चीज में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, ये पता नहीं क्या वजह है, मेरी हमजा साहब के कैंप के एक दो लोगों से बात हुई है और वो उसी कॉन्फिडेंस में मुझे नजर आए हैं। जब 17 अप्रैल को हमजा साहब का इंतखाब हुआ था तो उस वक्त नजर आ रहे थे कि हम मुंतखब करवा लेंगे, उसी कॉन्फिडेंस में नजर आए हैं। हालांकि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक पीटीआई और पीएमएलक्यू के इत्तेहाद के पास सीटें ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वहां पे एक परेशानी की सूरत हाल है। और वो परेशानी जो है मेरे लिए नाकाबिले फहम है कि अगर आपके पास एक मेजोरिटी है तो फिर आप परेशान क्यों हैं। ये एक दो इम्प्रेशन हैं जो आज मैंने नोट किए हैं दोनों साइडों से गुफ्तगू करते हुए। राना सनाउल्लाह साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं। वो ये कह रहे हैं कल तहरीक इंसाफ के 5 नहीं बल्कि 50 एमपीएस का जमीर जागेगा और हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट दिए जाएंगे। और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो बात कर रहे हैं, चूंकि राना सनाउल्लाह साहब का एग्जैक्ट अगर मैं स्टेटमेंट आपको बताऊं तो वो ये कह रहे हैं कि जो पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो स्टेटमेंट में भी अभी तक कायम है। वो यही कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की सफ़ों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ज़मीर जिंदा है और शऊर रखते हैं, तो चौधरी परवेज इलाही के लिए वजीर आला के इंतखाब में वोट नहीं देंगे। ये किस चीज से कॉन्फिडेंस बोलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, वो वही जो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि वही कॉन्फिडेंस है। मुझे याद है, अगर आपको भी जरा जरा मैं याद दिलाता चलूं कि जहांगीर तरीन साहब ने कहा था कि हमारे ग्रुप के अंदर 35 अरकान हैं। तो जब जिस दिन हमजा साहब का इंतखाब हुआ उस दिन 25 लोगों ने इधर से उधर को जंप किया। तो अगर हम उनकी उस कैलकुलेशन को दुरुस्त मान लें तो 10 तो उनके अरकान अभी भी पीटीआई की सफ़ों में हैं। तो रात जो गिनती हुई है उसमें दावा यही था कि जनाब हमारे पास 186 अरकान पूरे हैं। ये पीटीआई, पीएमएलक्यू और दो और पार्टियों का जो अलायंस है उनका ये कहना था हमारे पास अरकान पूरे हैं। लेकिन जो गिनती हुई उसमें 175 थे। यूं 11 लोग जो थे उनकी अपनी गिनती में रात कम थे। मेरा ख्याल है वो जो परेशानी है उसकी एक ये भी वजह है। और मेरा ख्याल है कि जो जहांगीर तरीन साहब के साथ जो उनका दावा था कि हमारे पास 35 से ज्यादा अरकान हैं, शायद उसका भी नतीजा ये हो सकता है उनके ग्रुप के। और ये वो लोग हैं जो कि जीते तो आज़ाद थे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब का वो जो तैयारा और अलीम खान साहब का जो तैयारा चला था उसने फिर ला के उनको डिलीवर किया था। और पीएमएलएन जो थी वो बड़ी मेजोरिटी पार्टी होने के बावजूद भी पंजाब असम्बली के अंदर अपना सीएम नहीं ला पाई थी। तो ये वो सूरत हाल है मेरा ख्याल है जिसकी वजह से हमजा शहबाज शरीफ और उनका कैंप कॉन्फिडेंट है और दूसरी तरफ जो है वो थोड़ी सी परेशानी का आलम है। रिजवान साहब, अगर हम बात करें, जैसे भी कुछ देर पहले आपने बात की कि नून लीग के लोग ये कहते हैं कि अरकान का ज़मीर जाग चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। ये दो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। इस तमाम सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि अवाम इस वक्त इतनी समझदार हो चुकी है और जो कल्चर प्रमोट हो रहा है फॉर सेल का इलेक्शंस के अंदर, ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, ये इतना खतरनाक है कि अवाम ने गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर 20 में से 15 ऐसे लोगों को मुस्तरद कर दिया, ऐसे लोटों को मुस्तरद कर दिया जिन्होंने अपनी पार्टी से अपनी लॉयल्टी बदली।
तो मेरा तो ख्याल है कि मुझे तो ये लगता है बहुत खुशाइंद बात है, और ये पाकिस्तान के अंदर एक मैच्योर सियासत का आगाज हमें नजर आती है कि वोटर भी अब ये कहता है कि कम वक्त में आपने जिस तरह भी और जिस लिए भी अपनी लॉयल्टी चेंज की, मैंने तुम्हें इसलिए वोट नहीं दिया था, तो लिहाजा तुम भी जाओ भाड़ में। और हमने देखा कि इतनी मेजोरिटी से ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लॉयल्टीज चेंज की थी और जाके दूसरी पार्टी को वोट किया था, और इस वजह से डिस्क्वालीफाई होके जब अपने लोगों के पास गए तो लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया। तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ी सिग्निफिकेंट मूवमेंट है। किसी न किसी हद तक प्रॉपर निशान देखिए, किसी न किसी हद तक अवाम में अगर अवेयरनेस की बात की जाए तो वो आती हुई दिखाई भी दे रही है। लेकिन रिजवान साहब, इस ऐसी इलेक्शन की प्रैक्टिस का क्या फायदा जब पीछे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, जब कोई भी एमपीए कोई भी एमएनए किसी भी वक्त फरोख्त हो सकता है? आप नहीं समझते कि इस वक्त जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में तमाम जो हमारे सियासी रहनुमा है वो बैठे, कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएं, एंड उसके ऊपर कोई इलेक्शन की प्रैक्टिस हो? इस तरह से कोई फायदा तो नहीं है इलेक्शंस का। देखिए नहीं, ये थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी या एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। देखिए मेरा ख्याल ये है कि ये जो जमहूरियत का प्रोसेस चलेगा तो इस तरह के जितने लोग होंगे ना वो खुद ब खुद इसमें से वॉश आउट हो जाएंगे। अभी भी आप नोट फरमाएं तो रोला जो है, जो शोर मचा हुआ है, वो 10 से मतलब बल्कि 8 से 15 अरकान का मचा हुआ है, अगर आप मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए। मुनहरफ हैं, जो कोई इधर से उधर जा रहा है, मतलब 4 को पीटीआई ने जो तोड़े हैं तो 8 उनके तोड़े गए हैं, वो इस तरह की सिचुएशन का है हो रही है। तो लेकिन 371 लोग हैं सूबाई असम्बली के मेंबरान जो हैं, उन 371 में से ये 5% भी नहीं निकलते। अगर आप ये 15 लोग भी कंसिडर कर लें तो इवन दे आर नॉट 5%। तो आप ये भी तो देखिए ना कि जमहूरियत में गंद जो है वो मुख्तसर होता होता, ये हम उस मुल्क के अंदर जमहूरियत की बात कर रहे हैं जहां पे रातों रात एक पार्टी अगले दिन नई पार्टी बन जाया करती थी। अगर आपको अयूब खान साहब के दौर का पता हो तो उस मुल्क के अंदर अब जमहूरियत चलते चलते इस हद तक आ गई है कि वो गंद जो है वो 5% भी नहीं रह गया। तो अगर हम इस प्रोसेस को चलने दें और इसी तरह चलने दें, अपने फ्लो पे चलने दें, तो आप देखिएगा 1 या 2 इंतखाबात के अंदर जो है ये भी गंद साफ हो जाएगा। गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात ने इसके ऊपर मुहर तस्दीक सबत कर दी है कि आइंदा जो भी अपनी लॉयल्टी चेंज करेगा उसका वोटर उसका एहसाब करेगा, और वो एहसाब लोगों को होता हुआ नजर आया है। ठीक है, और हम एक कदम आगे बढ़े हैं जमहूरियत में। इसलिए मेरा ख्याल है जो कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है उस पे अमल कर लिया जाए और जमहूरियत का पहिया चलने दिया जाए। ठीक है। रिजवान साहब, ये कहिएगा कल का जो होगा, जो वोटिंग होगी, वो कितनी इम्पोर्टेंट रहेगी, और जो वजारत आला का जो मामला है वो कितना इम्पोर्टेंट रहेगा? अगर तो हमजा शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं फिर से, मतलब ऑल दो वो स्टिल सीएम ही है, बट दोबारा से अगर वो आ जाते हैं इस वोटिंग के बाद, तो कितना बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? और अगर परवेज इलाही साहब आ जाते हैं तो नून लीग के लिए कितना सेटबैक होगा? वफाक के अंदर फिर क्या चेंजेस हो सकती हैं? देखिए वफाक का रास्ता जो है वो पंजाब से होके गुजरता है, इस्लामाबाद का रास्ता जो है वो लाहौर से गुजरता है। जो भी हमने देखा पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो भी हुकूमत जो है वो पंजाब के अंदर होती है, अल्टीमेटली या तो वो वफाक को चलने नहीं देती या फिर वफाक में भी डोमिनेट कर जाती है। 80 की दहाई बल्कि 90 की दहाई के अंदर अगर आपको मैं याद दिलाता चलूं तो मंजूर वट्टू साहब जो थे, और उस वक्त भी परवेज इलाही एक फरीक थे, दूसरे फरीक जो थे वो मंजूर वट्टू साहब थे। ये स्पीकर भी थे उस वक्त और आज भी स्पीकर हैं। उस वक्त ये कैंडिडेट थे, आज भी कैंडिडेट हैं। इनके एक डिप्टी होते थे कोई मोहल साहब, और आजकल वो जो डिप्टी स्पीकर है वो और हैं। तो तारीख अपने आप को दोहरा रही है। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी चाहती थी कि अपने मेजोरिटी की सपोर्ट एक माइनॉरिटी, उस वक्त शायद 11 या 14 का ग्रुप था उनके पास, उनको दे के और उनको चीफ मिनिस्टर बना दे। इस वक्त भी यही सूरत हाल दरपेश है। उस वक्त और रवैयों का सामना था हमको, और उस वक्त छांगा मांगा आबाद हुआ था। आज जो है वो लाहौर के अंदर ही होटल कुछ ऐसे बन गए जो कि आबाद होते हुए नजर आ रहे हैं हमें। तो एक तो ये हम कहना चाहिए कि तारीख दोहरा रही है, लेकिन तारीख बेहतर तरीके से दोहरा रही है। अगर इस वक्त सीएम नहीं रहते अपना हमजा साहब,
तो इसका मतलब है कि वफाक में से हुकूमत जो दो तरीके हो सकते हैं, उसके बाद या तो पीटीआई जाके कौमी असम्बली को ज्वाइन करेगी और कौमी असम्बली के अंदर उनको वोट आउट कर देगी, उनकी मेजोरिटी को सिफर कर देगी। लेकिन अगर वो ज्वाइन नहीं करती और वो स्ट्रीट पावर शो करती है, तो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, केपी और पंजाब के अंदर 4 यूनिट के अंदर अगर एक पार्टी की हुकूमत है, तो वो बड़े आराम से फेडरल कैपिटल जो है वहां पे कायम किसी भी हुकूमत को बेबस कर सकती है। तो फिर एक गैर यकीनी एहतजाज, दंगा फसाद की जो एक थोड़ा पैटर्न चलेगा, और उसके बाद फिर जो भी होगा उसके अंदर, तो मेरा मतलब है कि फिर ये नहीं होगा, मेरा ख्याल है उसके बाद, कि सिर्फ पंजाब असम्बली तोड़ी जाए या फेडरल असम्बली तोड़ी जाए। फिर हो सकता है हमें सारी सूबाई और कौमी आम इंतखाबात की तरफ जा करना सकते पड़ हैं। जाए, आम इंतखाबात की तरफ जाना पड़ जाए, कबल अज वक्त आम इंतखाबात की तरफ। कबल अज वक्त आम इंतखाबात के ऊपर तमाम पार्टियां तकरीबन राजी हैं, सिर्फ लेकिन तारीख पीपल्स का। पार्टी उस पर ये कह रही है कि जब तक इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होंगी हम आगे मूव नहीं कर सकते। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, तारीख का फड्डा है कि किस तारीख को करवाए जाए। पीटीआई जो है उसका स्टैंड है कि ये नवंबर से पहले होना चाहिए जनरल इलेक्शन, जबकि अपोजिशन की पार्टियों का ख्याल है, जो जिस पोजीशन पे वो मुज़ाकरात में जाना चाहेंगी, अपोजिशन की पार्टियों का कहना है कि इन एनी केस ये जनवरी 2023 से ऑनवर्ड किसी तारीख को होने चाहिए। ज़ाहिर है जब उसके ऊपर बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे, तो कुछ दरमियान की राह निकल आया करती है और निकल आएगी। लेकिन फिलहाल जो है वो यही नजर आता है कि जनाब अगर पंजाब के अंदर से हुकूमत गिरी तो फिर वफाक की हुकूमत जो है वो बहुत थोड़े अरसे की मेहमान होगी, और होगी भी तो वो एक जिसे कहना चाहिए बेअमली की शक्ल में हमें नजर आएगी। ठीक है रिजवान साहब, कहिएगा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज भी कर रही है, इस वक्त की तमाम जो सिचुएशन है उसको लेकर, इस वक्त दोनों पार्टीज की मैं अगर बात करूं तो दोनों तरफ से मुख्तलिफ और अजीब किस्म के बयानात और अजीब किस्म की जुबान का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है कि उनके ऊपर ज़मीन तंग कर दी जाएगी, उनको जीने नहीं दिया जाएगा। इस किस्म के स्टेटमेंट्स को आप किस तरह से देख रहे हैं, ये कितना इफेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये इसको हम इंतखाबी बढ़के कहते हैं। इंतखाबात हो गए, ज़िमनी इंतखाबात, उसके बाद पोस्ट इलेक्शन जो जोड़ तोड़ है उसमें है, उसमें बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आया करती हैं, और मेरा ख्याल है इसको नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड के अंदर इन स्टेटमेंट्स को नहीं लेना चाहिए, वरना तो फिर सारी सारी उम्र जो है वो एक सियासतदान दूसरे सियासतदान का मुंह ना देखे। हाँ, ये जब ट्रांसलेट होती है ना वर्कर के लेवल के ऊपर, तो वहां पे शकररंजियां और वहां पे बामी जो लड़ाइयां हैं वो हो जाया करती हैं। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि एमपीए के एक कैंडिडेट को एक सियासी, उनके मुखालिफ सियासी पार्टी ने किस तरह बरहना करके बरसरे सड़क जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। और मेरा ख्याल है कि ये हमारी क्या लीडरों को भी मैच्योर होना चाहिए और ये सीखना चाहिए कि जनाब वो जो है उनकी ये जो बढ़के होती हैं, और ये बढ़के इंतखाबी बढ़के होती हैं, ये आप नहीं समझते गैर मुनासिब है इस किस्म की जुबान का इस्तेमाल करना और घरों के बाहर उनका घेराव करना? जी बिल्कुल गैर मुनासिब है, बल्कि बहुत ही गैर मुनासिब है, और इसकी जितनी ज्यादा इससे ऊपर तनकीद हो कम है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि ये इलेक्शनरिंग होती है, ये इलेक्शनरिंग है, और इसके अंदर कोई भी भड़क मार सकता है, कोई भी नारा मार सकता है। नॉर्मली दुनिया भर के अंदर ये होता है। आप ट्रंप के इलेक्शन देख लीजिए, वहां पे भी यही हुआ था। लेकिन उसके बाद तवक्को ये की जाती है जमहूरी इंतखाबात के अंदर कि जैसे ही ये सूरतें कम हो जाएंगी या ये इख्तलाफात कम हो जाएंगे तो फिर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। हमारे जैसे मुआशरों में, क्योंकि हम डेमोक्रेटिकली और पॉलिटिकली इमेच्योर हैं, हमारे यहाँ सिचुएशन बैक टू नॉर्मल नहीं होती, और ये फर्ज है हमारी सियासी क़यादत का कि वो चीजों को नॉर्मलाइज करें। अब क्या करें कि किसी क़यादत के मफाद के अंदर होता ही यही है कि वो इसको मतलब कि सिचुएशन को बढ़ा के रखे, हीट को जरा अपर करके रखे, सड़क को गर्म रखे, ताकि उसकी पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है वो कंटिन्यू करे। रिजवान साहब, अगले टॉपिक तरफ मूव करूंगी। साबिक डीजी आईबी आफ्ताब सुल्तान साहब को 3 साल के लिए चेयरमैन नैब जो है वो तैनात कर दिया गया है। क्या समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे हलकों से ऐसी आवाजें भी आ रही हैं, ऐसी बातें भी लोग ये कह रहे हैं कि ये सियासी तैनाती है? मुझे तो सुल्तान साहब जो हैं, मासवाए के उन्होंने ग्रीन नामी कोई हाउसिंग स्कीम के अंदर कोई स्टेक विटेक डाला था जब से फरागत होने के बाद,
उसके अलावा वो मेरा मतलब है कोई ऐसी बात नहीं है। वो एक ब्राइट अफसर रहे हैं और कॉम्पिटेंट अफसर रहे हैं अपने जमाने के अंदर, और उन्होंने डिलीवर भी किया है। मतलब कि वो किसी भी हुकूमत में, किसी भी पार्टी की हुकूमत में प्रोफेशनल अफसर के तौर पर उनकी पहचान रही है। अब पीटीआई या जो अपोजिशन की पार्टी इस वक्त तो बाहर वही है ना इक़्तिदार से, बज़ाहिर पंजाब में और वफाक में, केपी में तो वो भी इक़्तिदार में है। अब देखिए वो इसको करते हैं चैलेंज या नहीं करते, और करते हैं तो किस बुनियाद पे करते हैं। वैसे तो नहीं कर देते जैसे आज वो तरफ से राना रिजवान साहब सनाउल्लाह के काफी, खिलाफ। इमरान खान साहब की तरफ से काफी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा इनको, और कुछ ऐसे भी मतलब बातें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि 2014 में उनका धरना जो नाकाम बनाया गया था वो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिम। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस चीज का भी इम्पैक्ट सामने आ सकता है? ना नाकाम तो नहीं बनाया था उन्होंने, मेरा ख्याल है धरने की कॉल थी जो उन्होंने फेस की थी, और उस वक्त आईबी के पास वो इंस्ट्रूमेंट थे कॉल फेस करने वाले। अब वो माशाल्लाह आईबी से छीन लिए गए हैं, इसलिए कोई मसले की बात। धरना नाकाम तो नहीं हुआ था, धरना अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करके तो उठा था वहां से एपीएस के बाद। तो इसलिए एक ख्याल के तनकीद अपनी जगह के ऊपर, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर इनकी तकर्री को चैलेंज करेंगे तो अदालत में नहीं जाएंगे, जिस तरह आज राना सनाउल्लाह के खिलाफ गए थे, और जब अदालत ने पूछा इसके बारे में कुछ सबूत दीजिए तो फिर उन्होंने आए बाएं शाएं की, और फिर अदालत ने एक लंबी तारीख डाल के तो उनको रुखसत कर दिया। मेरा ख्याल है कि इनकी अगर तकर्री को बजाय इसके तो पोलिटिसाइज किया जाए, जजेस भी माशाल्लाह ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ाकार रिजवान रज़ी साहब। नाज़रीन हमारे साथ थे सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। यहाँ पर नाज़रीन अब ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस वक्त इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस और क्या रेलेवेंस है, और इस सब के ऊपर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आलमी मंजरनामे पर इस वक्त क्या हो रहा है, बहुत मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ इस वक्त चल रही हैं। इनसे बात करने के लिए हमारे साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। ईसा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिए। ऐसा कहिएगा इस वक्त जो आलमी ताकतों के जो सरबराहान हैं मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं, ये कितने इम्पोर्टेंट है? आखिर इस वक्त आलमी सियासत में क्या चल रहा है? बड़ा हंगामा खेज हफ्ता गुजरा है। आपको मालूम है कि जो तकरीबन पिछले 8 से 10 दिन की एक्टिविटी है इंटरनेशनल एरेना में, वो बहुत इवेंटफुल वक्त गुजरा है। जो बाइडन ने दौरा किया मिडल ईस्ट का, वो इसराइल गए, उसके बाद वो सऊदी अरब गए, उसके बाद सदर व्लादिमीर पुतिन, उनका पहला मेजर विजिट था आउटसाइड रशिया, यूक्रेन के मामले के बाद। उन्होंने एक सेंट्रल एशियन स्टेट्स का दौरा किया था, लेकिन वो इतना अहम नहीं था। जो फर्स्ट मेजर विजिट है यूक्रेन की के बाद, वो था। वहीं पर तुर्की के सदर भी पहुंचे, रजब तैयब एर्दोगान, और ईरान और रशिया ने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का माहदा तय किया है, आई थिंक दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपेरेंटली जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, वो खाली हाथ लौटे हैं मिडल ईस्ट से, खासतौर पर सऊदी अरब से। सऊदी अरब उनके जो जाने का मकसद था वो ये था कि जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस हैं, उसके बढ़ने की जो बुनियादी वजह है वो यूक्रेन और रूस के तनाज़े से ट्रिगर हो रही है। लेकिन अगर ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए, वो ममालिक जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सऊदी अरब सर फहरिस्त है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, दूसरा यूएई है। और इनके पास ये कैपेसिटी है कि ओपेक प्लस का जो फॉर्मेट है, उस अगर प्लस को निकाल दें, यानी कि आवाज़ जो है वो बीच में ड्रॉप हो चुकी है। इस वक्त नाज़रीन हम बात कर रहे हैं जो आलमी मंजरनामा है उस पर इस वक्त बहुत सारी हैपनिंग वो चल रही हैं। अगर हम बात करें पुतिन की, एर्दोगान की, उन्होंने ईरान का दौरा किया, इस हवाले से भी ईसा बताते हैं। खासकर जो ईसा बात कर रहे थे अमरीकी सदर जो बाइडन का जो दौरा है सऊदी अरब रहा है, क्योंकि वो ईसा बता भी रहे थे कि जो ऑयल प्राइसिंग का इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि ऑयल प्राइसिंग हम देख रहे थे पूरी दुनिया में बहुत उनकी ज़्यादा
कीमतें देखने में हो रही थी, इसी वाले से दौरा भी किया गया। ये कितना कामयाब रहा ये दौरा? क्या इन दोनों ममालिक के दरमियान जो बर्फ है वो पिघली है, नहीं पिघली, इस पूरी बात करेंगे। और उसके साथ साथ ईसा से नाज़रीन ये भी हम पूछेंगे कि जो पाकिस्तान की रेलेवेंस है, खासकर अगर हम अफगानिस्तान का जो तमाम मामला हुआ उसके बाद पाकिस्तान की रेलेवेंस इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे, लेकिन अचानक से इस वक्त पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है वो ख़त्म हुई दिखाई दे रही है। तो इनमें क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या ये एक पॉइंट हो सकता है इसमें कि नहीं हो सकता? ईसा हमारे साथ नाज़रीन एक बार फिर से मौजूद है। ईसा बताइएगा, आप बात कर रहे थे अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दौरे के हवाले से, जिन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, कितना इंपॉर्टेंट रहा, कितना कामयाब रहा? क्या इन दोनों ममालिक के दरमियान जो बर्फ थी वो पिघली है या नहीं? देखिए, बर्फ पिघलनी चाहिए थी, लेकिन एक जाहिर है कि एक जेस्चर तो है कि अमेरिका के सदर हैं वो बावजूद जिसने अपने इलेक्शन कैंपेन में वादा किया था कि वो छूतर बना देंगे, छूत बना देंगे सऊदी अरब को, कोई मुंह नहीं लगाएगा मोहम्मद बिन सलमान को, क्योंकि वो ये कहते हैं ठीक है। कि अगर ऐसे भी बात कर रहे थे कि बर्फ पिघलनी तो चाहिए थी, तमाम सिचुएशन को काम डाउन तो होना चाहिए था, चूँकि जिस तरह से सऊदी अरब को एक साइड लाइन लगाने की बात की जा रही थी, मुख्तलिफ लोग या मुख्तलिफ ममालिक इस तरह की इस किस्म की जो बातें कर रहे थे, उसके बाद अगर अमरीकी सदर जो बाइडेन सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, तो सऊदी अरब का दौरा करना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। और इसी के साथ साथ नाज़रीन, अगर हम दौरा ईरान की बात करें तो वो भी काफ़ी रेलिवेंट जो है वो हमें होता दिखाई दे रहा है। ईसा, अगर आपको मेरी आवाज़ आई तो आप कहिएगा। आप फरमा रहे थे कि जो सऊदी अरब का और अमेरिका के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो ठीक तो होने चाहिए थे, लेकिन उस हद तक चीज़ें बेटर नहीं हो सकी हैं। वजह यह है कि देखें, उन्होंने वो गए थे एक ही फरियाद लेकर के आप ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दें, उसके ऊपर इनकार कर दिया सऊदी अरब ने। और उसके बाद जो स्टेटमेंट आई है सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की कि रशिया जो है वो इज एन इंटेग्रल पार्ट, यानी अटूट अंग है ओपेक प्लस फॉर्मेट का, और दुनिया में जो ऑयल प्रोडक्शन है उसमें सोलो फ्लाइट सऊदी अरब नहीं लेगा। और सऊदी अरब के जो जाहिर है कि करीबी इत्तेहादी ममालिक हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में बड़े ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक हैं, वो रूस के बगैर सोलो फ्लाइट नहीं लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो बाइडन को तो हो गया इनकार। जहां तक ईरान की बात है, ईरान और दूसरी तरफ पुतिन के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा हुआ है $40 अरब का, उसमें रूस जो है वो ईरान को ऑयल और गैस फील्ड सेटअप करने में, ये बेसिकली एनर्जी कोऑपरेशन है, और ये एक मिलिट्री कोऑपरेशन में भी बढ़ सकता है, क्योंकि बातें हो रही हैं कि जो रूस है वो बड़ी हद तक इंटरेस्टेड है ईरान के ड्रोन में, कि वो उनसे ड्रोन खरीदे, ड्रोन टेक्नोलॉजी, और उनके ड्रोन इस्तेमाल होंगे फिर यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में। साथ ही जो यूक्रेन वाले मामले के ऊपर एक बड़ी इंटरनेशनल सपोर्ट ईरान ने दी है, और उन्होंने हिमायत कर दी। उन्होंने कहा कि अगर रूस जो है वो फर्स्ट एक्शन ना लेता तो ये अल्टीमेटली ये तय नजर आ रहा था कि फिर नेटो ममालिक लेते। तो ये जंग उन्होंने कहा कि होनी थी, और अपने डिफेंस में अपने लेजिटिमेट कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए जो रूस ने किया, वो जब उसको लेजिटिमेट कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ईरान इस सारे मामले में उनकी पुष्ट पर ईसा, खड़ा है। एक ये लेकिन तासुर दिया जो जा रहा है, ईसा ये पाकिस्तान तासुर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के मुतबादिल जो है वो ईरान को एक पावर अप किया जा रहा है, तो ये तासुर कितना दुरुस्त है? दुनिया वहां का रुख कर रही है। अच्छा मारिया, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का मुतबादिल तो नहीं हो सकता ईरान, हम्म। लेकिन एक बात तय है, अगर आप अपने आप को अलूफ रखेंगे, अगर आप अपनी पॉलिसी साजी में जो रीजनल ममालिक हैं, इलाकाई ममालिक हैं, उनको वक़्त नहीं देंगे, और आपके बारे में ये तासुर होगा कि आप अमेरिका, क्योंकि आप कहते हैं कि आपको वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं अमेरिका के, उसके बटन अमेरिका के हाथ में, हम लाइफ सपोर्ट देते हैं, और बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो फिर जाहिर है कि फिर मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने तो ताल्लुकात और मामलात बढ़ाने होते हैं, और उसके लिए फिर ईरान के साथ मुआहदे, आपको मालूम है कि चाइना और ईरान का $400 अरब का मुआहदा हुआ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का लास्ट ईयर, 25 साल के लिए हैविली डिस्काउंट प्राइसेस के ऊपर ऑयल फराहम करेगा ईरान चीन को। और अब एनर्जी कोऑपरेशन का और डिफेंस की रूस और ईरान की बातें चल रही हैं, जो पाकिस्तान की रेलिवेंस है। देखें, जब आपकी रेलिवेंस किस तरीके से बनेगी, जिस वक्त आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, मालूम होगा कि जो लीडर है ये 5 साल का मैंडेट लेकर और पाकिस्तान की आवाम का वोट बराह रास्त अपनी इस फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लेकर आया है,
इसके तहत, और ये एजेंडा है इसका, इस एजेंडे के ऊपर ये चलेगा, इसके पास मैंडेट मौजूद है। यहाँ ठीक है। पर बात यह है कि जो आपकी हुकूमत है उसकी अपने घर में लेजिटिमेसी जब तक क्रिएट होती तो इंटरनेशनल रेलिवेंस आप कहाँ। हम्म। ईसा ईसा इस हवाले से बताइएगा, लास्ट टाइम जब आप हमारे शो में आए थे तो G20 ममालिक का इजलास जो है वो चल रहा था, और उस वक्त आपने खबर भी दी थी कि अरबों डॉलर्स का मंसूबा जो है वो तैयार किया जा रहा है ताकि वन बेल्ट वन रोड का जो मंसूबा है उसके मुतबादिल एक चीज़ जो है, उससे बड़ी एक चीज़ दुनिया के सामने लेकर आई जाए। तो ये मंसूबे कहाँ तक पहुँचे हैं? अच्छा, ये G20 नहीं, G7 था। G7 ने जब G7 बैठ ममालिक। के जर्मनी में सलमाओं से जब ये बात निकली कि एक मंसूबा लाया जा रहा है, पहले पिछले साल ये लेकर आए थे PW इनिशिएटिव, उससे पहले था एक ब्लू डॉट प्रोजेक्ट, और अब एक हम्म। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब $600 अरब 2027 तक लगाए जाएंगे और काउंटर किया जाएगा चाइना के बेल्ट एंड रोड हम्म। इनिशिएटिव को। चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर उसका हिस्सा है। आसियान रीजन को, उन ममालिक को जिनके पास कदरे पैसे की कमी है, उनके फाइनेंशियल फ्लोज तो बहुत अच्छे नहीं हैं, उनको पैसे दिए जाएंगे कि आप अपने यहाँ सड़कें बनाएं, रेलवे नेटवर्क बनाएं, अपनी बंदरगाहों में अपने टर्मिनल इम्प्रूव करें। वो पैसा लगाकर उनसे ये कहा जाएगा कि जरा थोड़ा सा ना डाउनग्रेड कर लें चीन के साथ ताल्लुकात में कमी लेकर आएं। तो ये जो बेसिकली प्लान है, लार्जर गेम प्लान है, इसका जाहिर है कि फौरी तौर पर 27 में निकल सकते, वो पैसे आना वो करना, क्योंकि चीन ने भी उसके ऊपर जो रिएक्शन दिया वो ये दिया कि अब आप बहुत देर हो गई है, आप हम्म। बहुत लेट हो गए हैं। तो आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को या BRI को काउंटर करना चाहते हैं। तो इसके हवाले से जाहिर है कि पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं ली मेरा ख्याल है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी उसको ये जरूर कहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए जो कन्फेशनल ना हो बल्कि कोऑपरेशन को फरोग दें। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि एक प्रोजेक्ट लाइक नाम लेकर एक ऐसे प्रोजेक्ट के खिलाफ पहुंच हुआ है जो आपका, जिसको आप कहते हैं कि ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ये गेम चेंजर हुआ है, ये पाकिस्तान की और खित्ते की तरक्की हम्म। बदल देगा। पाकिस्तान की जो मईशत है, मुआशी मुस्तकबिल है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर आप अपना एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्टैंड भी तो लेना उसके ऊपर। मैंने तो नहीं देखी कि कोई पॉलिटिकल इस इंटरनेशनल लीडरशिप की तरफ फ्रंट से पर कोई। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं गैर फाल होने का तासुर, पाकिस्तानी गैर फाल होने का तासुर जो है वो दिया जा रहा है, ये कितना दुरुस्त है? देखिए, ये सारा काम जो है वो चलता रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे मामले का ताल्लुक जो है पाकिस्तान की ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी जब आपके यहाँ, तो फिर जाहिर है कि दुनिया में आप हम्म। देखें ना, शहबाज शरीफ ने आते ही क्या था कि वो दौरा करेंगे चीन का। चीन जैसा करीबी दोस्त मुल्क अगर अभी तक आपके साथ दौरा सिक्योर करने में नाकाम है और चीन ने आपको टाइम दिया, ये पाकिस्तान की ठीक तारीख है। से पहले हालिया वज़ीर-ए-आज़म है पॉइंट जिनको टेकन आए के हुए। अब इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, खासकर जो पॉलिटिशियन है, उसको भी बेहतर होना पड़ेगा और हमें खुद भी एज अ कंट्री भी बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ेगा ताकि इंटरनेशनल फ्रंट पाकिस्तान की रेलिवेंस जो थी वो बरकरार रहे। अब बहुत शुक्रिया इससे आपने प्रोग्राम को टाइम देना। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।